जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 के कुछ बचे हुए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कल चैप्टर नंबर 2 प्रारंभ किया था, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। कल के क्लास में हम लोगों ने उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन क्या है, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसके बाद उपयोगिता के कितने प्रकार हैं, सीमांत उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार हैं, कुल उपयोगिता क्या है, और अंत में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के बारे में, उस संबंध के बारे में हम लोगों ने जाना था। चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता 3 उपभोक्ता संतुलन लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। आज उपभोक्ता संतुलन के लेक्चर नंबर 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान ले आज के क्लास में किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे क्या उपयोगिता मापनीय है, क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। दूसरा, घटती सीमांत उपयोगिता अथवा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण। उसके बाद सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता नियम द्वारा उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त होगा। उसके बाद जानेंगे उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र क्या है, उदासीनता वक्र की मान्यता क्या है, उदासीनता वक्र की विशेषता क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, बजट रेखा अथवा कीमत रेखा से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहला आज का मेरा टॉपिक है क्या उपयोगिता मापनीय है। मतलब प्रश्न ये कहता है क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो सबसे पहले जान ले उपयोगिता क्या है या उपयोगिता किसे कहते हैं। तो हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, हम या आप किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे कल के क्लास में बहुत सारे बच्चों ने पूछा हमसे कि सर उपयोगिता क्या है। हमने कहा कि जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी ठंडी हवाएं चल रही, शॉर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहना हूं, इसे लाभ क्या मिल रहा है, ठंडी से हमें बचा रही है। तो जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उस वस्तु से हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। वस्तु का प्रयोग करने से वस्तु से जो हमें लाभ मिलता है उसी लाभ को उपयोगिता कहते हैं। तो प्रश्न है कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है, क्या उपयोगिता मापनीय है। तो उपयोगिता को मापा जा सकता है कि नहीं मापा जा सकता है, इस पर दो विचार हैं। एक विचारधारा कहती है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, मतलब गिना जा सकता है। एक विचारधारा कहती है कि उपयोगिता मापनीय है, गणनीय है, उसे गिना या मापा जा सकता है, और उपयोगिता मापनीय है। इस विचारधारा के समर्थक प्रोफेसर मार्शल हैं। दूसरी विचारधारा कहती कि नहीं, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है। तो उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण के प्रतिपादक है प्रोफेसर हिक्स। तो मन में प्रश्न होगा कि सर उपयोगिता को मापा जा सकता है कैसे। जैसे हम मार्कर से लिखते हैं तो हमें इससे लाभ मिलता है, कितना लाभ मिला, अगर यही मेजरमेंट कर लिए तो मापनीय हो गया, अगर नहीं कह पाए तो मापनीय नहीं हुआ। तो मार्शल महोदय कहते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। मन में आपके प्रश्न होगा कि सर उपयोगिता को हम कैसे माप सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, सामान्य सा उदाहरण है। आप मार्केट में जाते हो, रसगुल्ला भी कभी कभी खाते हो, कभी कभी समोसा भी खाते हो, कभी कभी रसगुल्ला खाते हो, कभी कभी समोसा खाते हो।
प्रश्न है, समोसा का साइज बड़ा होता है लेकिन उसका कीमत 7 या 8 रुपया है, रसगुल्ला का साइज छोटा होता है लेकिन उसका कीमत 10 या 12 रुपया है। मतलब आप समोसा भी खाए हैं, रसगुल्ला भी खाते हैं, जलेबी भी खाते हैं, तो मार्शल कहते हैं कि जब हम समोसा खाते हैं तो एक समोसा का हम 7 रुपया देते हैं, एक जलेबी का 4 रुपया देते हैं और एक रसगुल्ला का 12 रुपया देते हैं। क्यों? तो उपयोगिता को मापा जा सकता है कैसे? तो मुद्रा के द्वारा, रुपया के द्वारा उपयोगिता को माप सकते हैं। क्यों? हम समोसा का 7 रुपया इसलिए देते हैं कि एक समोसा से हमें 7 रुपया के बराबर उपयोगिता मिलती है, जबकि उससे छोटा साइज का रसगुल्ला होता है उसका हम 12 रुपया देते हैं। क्यों देते हैं? तो एक रसगुल्ला से हमें 12 रुपया के बराबर उपयोगिता मिलती है। मतलब किसी वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं, तो जितना हमें उस वस्तु से लाभ मिलता है, जितना उस वस्तु से हमें उपयोगिता मिलती है, हम उतना ही उसको कीमत देते हैं। तो मार्शल का कहना है कि किसी वस्तु को खरीदते हैं, जितना रुपया देते हैं, इसका मतलब उतना ही उस हमसे उपयोगिता मिलती है। समोसा का 7 रुपया इसलिए दिए क्योंकि समोसा 7 रुपया के बराबर उपयोगिता मिलता है, रसगुल्ला का 12 रुपया इसलिए देते हैं क्योंकि रसगुल्ला से हमें 12 रुपया के बराबर उपयोगिता मिलती है। तो मार्शल ने कहा कि ठीक है, हम रुपया के द्वारा, मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को माप सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, तो क्रमवाचक हिक्स और एलन जैसे अर्थशास्त्री ने उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया और इन्होंने कहा कि नहीं, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है बल्कि क्रम दिया जा सकता है। तो मन में एक प्रश्न होगा, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, क्रम दिया जा सकता है, कैसे स्पष्ट करें? तो छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आप रसगुल्ला भी खाते हैं, लाल मोहन भी खाते हैं, लेकिन यदि आपसे कोई प्रश्न कर दे, बताओ ज्यादा मीठा रसगुल्ला है या लाल मोहन? दोनों में से ज्यादा मीठा कौन है? आप असमंजस में पड़ जाओगे। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि लाल मोहन ज्यादा मीठा है और रसगुल्ला थोड़ा कम मीठा है, लेकिन पुनः आपसे प्रश्न करें तो बताओ कि रसगुल्ला से कितना ज्यादा मीठा लाल मोहन है? आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। आप तो हम क्रम देते हैं। हिक्स महोदय ने कहा, एलेन महोदय ने कहा, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, क्रम दिया जा सकता है। जैसे सीता गीता से सुंदर है, लेकिन कितना सुंदर है कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उपयोगिता आत्मपरक होती है। इसे हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण कहा कि उपयोगिता माप नहीं सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं, क्रम दे सकते हैं, उसको रैंक दे सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक सुंदर है, एक थोड़ा कम सुंदर है, तो कह देंगे कि ज्यादा सुंदर है, कम सुंदर है, लेकिन कितना ज्यादा है ये नहीं बता सकते हैं। लाल मोहन ज्यादा मीठा होता है, रसगुल्ला उससे कम मीठा होता है, लेकिन कितना कम बेस है ये कह नहीं सकते हैं, क्रम दे सकते हैं। तो हिक्स महोदय ने उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया और मार्शल महोदय ने गणनावाचक। दूसरा प्रश्न है, घटती सीमांत उपयोगिता अथवा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? देखिए, तो सबसे पहले तो जान ले कि घटती सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसका एक और भी नाम है। इसका अन्य नाम क्या है? तो गोसेन का प्रथम नियम। गोसेन का प्रथम नियम। तो घटती सीमांत उपयोगिता नियम क्या है या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? इस बात को जानने से पहले एक बात जान ले, इस घटती सीमांत उपयोगिता नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम क्यों कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में व्याख्या, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में व्याख्या ऑस्ट्रिया एक देश है, राजधानी उसकी वियना है। ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री गोसेन ने सबसे पहले दिया था। मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में विचार सबसे पहले गोसेन नामक ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री ने दिया था, इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। तो मन में प्रश्न होगा, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है
पहले तो जान ले कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, उपभोग से जुड़ा हुआ सत्य और सार्वभौम नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, उपभोग से जुड़ा हुआ सत्य नियम है, सार्वभौम नियम है। यह नियम कहता है कि एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उस वस्तु के अगली इकाई के प्रति उसकी रुचि क्रमशः कम होती जाती है या उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। हमने कहा एक व्यक्ति के पास सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को एक तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को एक तालिका द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे? तो हम यहां देते हैं रोटी की संख्या और यहां देंगे उपयोगिता। रोटी की संख्या और उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का परिभाषा कहता है कि एक उपभोक्ता के पास या एक व्यक्ति के पास जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, उस वस्तु के अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, कम होती जाती है। जैसे रोटी की संख्या, जैसे छोटा उदाहरण लें, जैसे ये टी शर्ट मेरे पास है, ज्यादा पसंद है, एक है इसलिए, लेकिन इसी प्रकार का टी शर्ट अगर 10 गो आ जाए, इस टी शर्ट के प्रति हमारी रुचि घट जाएगी। तो प्रश्न है रोटी की संख्या। तो मान लिया अगर एक भूखा व्यक्ति है और वह पहला रोटी खाता है तो उसे 16 के बराबर लाभ मिलता है। मतलब हमको यह टी शर्ट पसंद है, अगर यह एक टी शर्ट हो तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा ही 10 गो टी शर्ट आ जाए तो लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना कि एक से मिलता है। अलग अलग रंग का होगा, अलग अलग कलर का होगा तो पुनः सबसे बराबर उपयोगिता मिलेगी। तो पहला रोटी खाया, भूखा व्यक्ति है, तब पहला रोटी से उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे ही तक पेट भर गया, पहला रोटी खाया, कुछ ना कुछ तो पेट भरा होगा उसका, तो पहला रोटी खा लिया, कुछ पेट भरा, आया दूसरा रोटी। तो कहता है पहलका रोटी के प्रयोग करने से जितना उपयोगिता मिला, जितना लाभ मिला, दूसरा से उतना नहीं मिलेगा, उसे कम मिलेगा। कितना मिलेगा? तब मान लो 12 के बराबर मिलती है। तीसरा रोटी का प्रयोग किया तो और कम मिलेगा। मतलब जैसे जैसे किसी वस्तु की संख्या बढ़ती जाती है, वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, उपयोगिता मिलने वाला धीरे धीरे कम होता है। तो यह मिल जाएगा 8, चौथा का सेवन कर लिया तो मिल गया 4, पांचवा का सेवन कर लिया तो मिल गया 0। मतलब वस्तु की संख्या, रोटी की संख्या बढ़ती जा रही है और उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। मतलब यह नियम कहता है कि एक उपभोक्ता के पास, एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उस वैसे वैसे उस वस्तु के प्रति रुचि, इच्छा कम होती जाती है। इसी नियम को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। मतलब कोई वस्तु जैसे जैसे मेरे पास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस वस्तु के प्रति हमारी रुचि घटती जाएगी। इसी नियम को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात जान ले, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण है, कुछ खास जगहों पर लागू होता है, कहीं कहीं पर यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाएगी, वस्तु के प्रति रुचि घटती जाएगी, लेकिन इस सब क्षेत्र में लागू नहीं होता है। कैसे? जैसे मान लिया कि आज आप 1000 रुपया रोज कमा रहे हैं, कल 2000 रुपया कमाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रुचि घटेगी और आपका रुचि बढ़ता जाएगा। तो कुछ ऐसा इलाका है जहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, तो कुछ ऐसा जगह है जहां पर लागू नहीं होता है। तो प्रश्न सीमांत उपयोगिता कहां कहां लागू होगा? तो पहला प्रश्न कि किसी काम को लगातार करेंगे तब नियम लागू होगा, अगर रुक रुक के करेंगे तो लागू नहीं होगा। जैसे एक उपभोक्ता 4 रोटी खाता है या 5 रोटी खाता है, उसका पेट भर जाता है, तो एक बार बैठे, एक ही बार में उसको लगातार 5 रोटी मिल जाए तो उसको लाभ मिल जाएगा। लेकिन एक रोटी अभी खा लिया, आधा घंटा के बाद पुनः एक रोटी खाया, पुनः आधा घंटा के बाद एक रोटी खाया, तो सब रोटी से उसको बराबर संतोष मिलेगा। तो उपभोग का क्रम लगातार होगा तभी नियम लागू होगा, रुक रुक के होगा तो नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि हर वस्तु से बराबर उपयोगिता मिलेगा। दूसरा, वस्तु का आकार पर्याप्त मात्रा में हो। मतलब हम रोटी खाते हैं, 5 रोटी से पेट भर जाता है
अगर रोटी का एक साइज का वजन अगर 25 ग्राम है तो हम 5 रोटी खाते हैं, लेकिन यदि 10 ग्राम के आटा का रोटी बनेगा तो हम तो 5 के बदले 10 खाएंगे, तब संतुष्टि मिलेगी। तो जिस वस्तु का हम प्रयोग करते हैं वह वस्तु का आकार समान होना चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सभी वस्तु का क्वालिटी एक होनी चाहिए। जैसे पहले का रोटी खाए तो हमको 16 मिला, लेकिन ये सूखा रोटी था। दूसरा रोटी अगर घी वाला मिल जाए तो 16 से बेसी यहाँ 20 मिल जाएगा। तीसरा रोटी में सत्तू भर दिया गया हो तो पहले का और दूसरा का से ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। चौथा रोटी में अगर आलू भर दिया गया हो और आलू के प्रति आपकी रुचि हो तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो वस्तु की सभी इकाई बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कि पहला सूखा, दूसरा घी वाला, तीसरा आलू वाला पराठा हो। तो वस्तु का रंग रूप अपार होना चाहिए। उसके बाद स्थानापन्न वस्तु नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु मतलब मिलता जुलता वस्तु, नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। जैसे चीनी का मीठा, चाय का कॉफी। उपभोक्ता की आय नहीं बदलना चाहिए, रुचि नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि आय बढ़ जाएगा, आय में परिवर्तन हो जाएगा तो नियम लागू नहीं होगा। तो कीमत बढ़बो करेगा तो खरीदेगा, रुचि बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। और कोई चीज फैशन में है तो यह नियम लागू नहीं होता है। तो ये हो गया। अब है तो यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। हमने कहा तो धन संग्रह करने में, मतलब रुपया पैसा जमा करने में यह नियम लागू नहीं होता है। घूमने फिरने में नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जितना घूमोगे घूमने के प्रति रुचि तुम्हारी बढ़ती जाएगी। संगीत सुनने में, फिल्म देखने में यह नियम लागू नहीं होता है। शराब पीने में यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि शराब पियो तो पहला प्याला से जितना लाभ मिलेगा दूसरा प्याला से उससे और अधिक लाभ मिलेगा। मतलब जैसे जैसे नशा बढ़ती जाएगी शराब के प्याला के प्रति आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। दुर्लभ वस्तु के संग्रह में कोई नया अजूबा वस्तु है, अजूबा जितना नया नया वस्तु आपके पास आएगा उसके प्रति आपकी रुचि और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो ये नियम के अपवाद है, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। अगला है सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, या सम सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते। एक और बात यहां जान लेना है, सम सीमांत उपयोगिता नियम, इस नियम को हम गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। गोसेन का दूसरा नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम जिसे गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं हमने। और इसका पहला नियम कौन है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। गोसेन ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अपने जीवन में दूसरा अगर कोई नियम खोजा था तो सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम, अनुपातिकता का नियम के नाम से भी जानते हैं। इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। तो मन में प्रश्न होगा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, या सम सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं। तो हम आप सभी जानते हैं कि उपभोक्ता, मैं भी उपभोक्ता हूं, आप भी उपभोक्ता हैं। तो हमारा चाहे आपका यह सोच होता है कि हम जिस वस्तु का प्रयोग करें उसे अधिक लाभ हो। तो जिस वस्तु का प्रयोग करें उस वस्तु से हमें क्या हो, ज्यादा लाभ हो, अधिक लाभ हो। तो अधिक लाभ के लिए आप क्या करते हैं, तो अपने सीमित साधनों को ऐसे खर्चा करते हैं, माने कम रुपया को इस तरह से मैनेज करके खर्चा करते हैं ताकि सबसे आप रुपया के हर इकाई से आपको समान संतोष मिले। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम कहता है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतोष को प्राप्त करने के लिए, अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए अपने रुपया को, अपने धन को इस प्रकार से खर्च करता है, ऐसे खर्च करता है कि मुद्रा के हर इकाई से उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतोष, अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मतलब एक उपभोक्ता अपने धन को विभिन्न साधनों पर ऐसे खर्च करे या इस प्रकार खर्च करता है कि मुद्रा की हर इकाई से उसे अधिकतम संतोष मिलता है
तो इसे ही सम सीमांत उपयोगिता नियम या गोसेन का दूसरा नियम या अनुपातिकता का नियम या प्रतिस्थापन के नियम के नाम से जानते हैं। अब है सम सीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता का संतुलन के दो स्थिति हैं, एक वस्तु के संदर्भ में, दूसरा दो वस्तु के संदर्भ में। एक वस्तु, कुछ ऐसे उपभोक्ता है जो एक ही वस्तु का प्रयोग करता है। जैसे आप लोगों की बात करें, आप बच्चे हैं, आपको अगर सब्जी दिया जाए, सबसे अच्छा सब्जी दुनिया का आप सबको आलू का लगता है। होटल में जाते हैं तो आपको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है। छोटे बच्चे की बात करें तो आइसक्रीम पर ज़्यादा फोकस करेगा, पानी पूरी पर, चाउमीन पर ज़्यादा फोकस करेगा, रसगुल्ला रसमलाई पर फोकस नहीं करेगा। तो जो टारगेट कर लिया है कि एक ही वस्तु से मैं संतोष मिलेगी, तो जाएगा अपना सारा रुपया उसी वस्तु पर खर्च कर देगा। लेकिन जहां तक दो वस्तु की बात करते हैं, एक उपभोक्ता अपने जीवन में दो वस्तु का प्रयोग करता है, दो वस्तु का, तब मार्केट में जाएगा, तो मार्केट में जाता है तो उसे दो वस्तु, सेब है और संतरा मिला, सेब और संतरा दोनों मिला, वह दोनों को रुचि से खाता है, अच्छा लगता है खाने में। अगर मार्केट में उपभोक्ता जाता है, सेब संतरा दोनों उसको पसंद है, तो पहले ये देखेगा कि जिसका कीमत कम है, कम रुपया में जो वस्तु हमको ज़्यादा मिलेगा उस वस्तु को खरीद लेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का कीमत बराबर है, 100 रुपये केजी, जैसे 250 रुपये या 200 रुपये किलो सेब है, लगभग उसी रेंज में संतरा का भी कीमत है अभी। तो जैसे ही जाते हैं, अगर दोनों का कीमत बराबर है तो उपभोक्ता कन्फ्यूज हो जाता है कि अभी सेब खरीदे कि संतरा खरीदे। तो वहां अपने रुचि को ध्यान रखता है कि सेब ज्यादा पसंद है तो सेब खरीद लेगा, संतरा ज्यादा पसंद है तो संतरा खरीद लेगा। तो दो वस्तु के संदर्भ में यह निर्भर करता है उसके रुचि पर, वह किस वस्तु को ज्यादा पसंद करता है। क्योंकि दो वस्तु में एक ऐसा होता है जिसको ज्यादा खाना पसंद करता है, कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसकी रुचि या इच्छा क्या होती है, कम होती है। अगला प्रश्न है, तो उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र क्या है? उदासीनता वक्र क्या है या तटस्थता वक्र क्या है? तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि उपयोगिता के बारे में दो विचारधारा हैं। मार्शल ने गणनावाचक विचारधारा को दिया या मापनीय विचारधारा दिया, और हिक्स महोदय ने क्रमवाचक विचारधारा दिया। तो मार्शल के द्वारा विकसित या प्रतिपादित उपयोगिता विश्लेषण के, मार्शल ने उपयोगिता की जो व्याख्या किया, उपयोगिता का जो विश्लेषण किया, उपयोगिता का मतलब होता है लाभदायकता। किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने से जो हमको लाभ मिलता है उसी को उपयोगिता कहते हैं। रोटी खाते हैं, रोटी से जो हमको लाभ मिलता है तो हो गया उपयोगिता। तो मार्शल के द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता विश्लेषण के वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिक्स और एलन, मतलब ये जान ले कि तटस्थता वक्र का विचार किसने दिया? तो हिक्स एंड एलन। तो मार्शल के द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता विश्लेषण के वैकल्पिक विचारधारा के रूप में प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर मार्शल के द्वारा एक नई विचारधारा का एक नया सिद्धांत को पेश किया गया। उसी सिद्धांत को हम उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र के नाम से जानते हैं। तटस्थता वक्र जो है वह उपयोगिता के क्रम सूचक, क्योंकि हमने कहा कि हिक्स और एलन, तो हिक्स और एलन ने उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है कि उपयोगिता को मापनीय नहीं है, बल्कि उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि लाल मोहन रसगुल्ला की बात करें कि दोनों में सबसे ज़्यादा मीठा कौन है, तो हम कहते हैं कि रसगुल्ला कम मीठा है, लाल मोहन ज़्यादा मीठा है। लेकिन कितना ज़्यादा है यह कह नहीं सकते हैं। ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना किलो ज़्यादा है, कितना मीटर ज़्यादा है, यह माप नहीं सकते हैं। तो मार्शल के द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता विश्लेषण के वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिक्स और एलेन नामक विद्वान ने
एक उपयोगिता के विश्लेषण का नया विचार दिया। उसी विचार को हम उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के नाम से जानते हैं। उदासीनता वक्र उपयोगिता के क्रमवाचक विचारधारा पर, क्रम सूचक विचारधारा पर आधारित सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि विभिन्न वस्तुओं के, यह सिद्धांत दो वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत है। यह कहता है कि एक उपभोक्ता अपने जीवन में दो वस्तु का प्रयोग करता है, लेकिन यदि उसके सामने दोनों वस्तु आ जाए और दोनों का कीमत समान हो, तो उस वस्तु को प्रयोग करेगा जिस वस्तु के प्रति उसकी रुचि ज्यादा होगी। मतलब जिस प्रति वस्तु के प्रति उसकी रुचि ज्यादा होगी, लगाव ज्यादा होगी, उस वस्तु को क्रय कर लेगा, और जिस वस्तु के प्रति रुचि कम होगी उस वस्तु को त्याग देगा या छोड़ देगा। उदासीनता वक्र की कुछ मान्यताएं हैं। मान्यता क्या है? तो पहली मान्यता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, किसी वस्तु को खरीदते समय कीमत भी देखता है और कीमत के साथ साथ उपयोगिता भी देखता है। दूसरा, क्रमवाचक दृष्टिकोण। उपभोक्ता जब किसी वस्तु को खरीदने जाता है तो जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो तो पूरे मार्केट को एक बार घूम लेते हो, क्योंकि शुरू में गोभी कैसे किलो है, घिउरा कैसे किलो है, परवल कैसे किलो है, और मार्केट में सैकड़ों लोग परवल, घिउरा और गोभी बेचने वाले हैं। तो दो चार लोगों से कीमत को पूछ लेते हैं, तब जाकर के आपको तय होता है कि नहीं ये इसका सामान ठीक है, इसका कीमत भी ठीक है, खरीद लेते हैं। तो क्रम देते हैं, किसका अच्छा है, किसका दाम अच्छा है, तब खरीदते हैं। तीसरा, उपभोक्ता का व्यवहार संगत है। दो वस्तु को देखता है, जिससे अधिक लाभ होगा उसे को खरीदेगा। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन। जैसे जैसे उपयोगिता घटता जाएगा, उपभोक्ता का नियम है उस वस्तु को छोड़ देगा, दूसरा वस्तु को खरीदने लगेगा। तो उपभोक्ता की कुछ मान्यताएं हैं, विशेषता है। मान्यता है हमने कह दिया, उपभोक्ता का व्यवहार, उसका कर्मवाचक दृष्टिकोण, संगत व्यवहार और घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन। लेकिन कुछ विशेषता भी है। उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र की कुछ विशेषता है। तो विशेषता क्या है? पहली विशेषता है उदासीनता वक्र की रेखा बाएं से दाएं, मतलब ऊपर से नीचे दाहिने की ओर गिरती है, ऋणात्मक ढाल वाली होती है। दूसरा, ऊंचा उदासीनता वक्र की रेखा नीचा उदासीनता वक्र की तुलना में अधिक लाभ देता है। तीसरी विशेषता है उदासीनता वक्र की रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चौथी विशेषता है उदासीनता वक्र की रेखा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। पांचवी विशेषता है उदासीनता वक्र की रेखाओं का समानांतर होना जरूरी नहीं है। यह इसकी विशेषता है। इन सारी विशेषताओं का विस्तार से व्याख्या आपको बीए में पढ़ना है। यहां केवल विशेषता को जानना है, क्योंकि यह 12वीं कक्षा का क्लास है। अगला है सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, या सीमांत प्रतिस्थापन दर से आप क्या समझते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, अथवा सीमांत प्रतिस्थापन दर से आप क्या समझते हैं? तो कहता है एक उपभोक्ता विभिन्न संयोगों से संतुष्टि का समान स्तर बनाए रखने के लिए, एक उपभोक्ता बहुत सारे वस्तु को खरीदता है, बहुत सारे वस्तु का प्रयोग करता है, तो सभी वस्तु से उसे समान संतोष मिले, समान लाभ मिले, इसलिए वह वस्तु का प्रयोग बदल बदल कर करता है। जैसे हम आपके किचन की बात करते हैं, क्या आप सबके घर में सुबह शाम एक ही प्रकार का सब्जी या एक ही प्रकार का खाना बनता है? आपका उत्तर होगा नहीं। बनता तो चावल रोटी ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसके गुणवत्ता को चेंज कर दे, कुछ कुछ मिक्स करके। कभी चावल बन गया, कभी रोटी बन गया, कभी दाल पूरी बन गया, कभी आलू पूरी बन गया, कभी सत्तू पूरी बन गया, कभी चावल बना तो कभी खीर बना तो कभी पुलाव बना। है तो चावल का ही बनता, आटा का ही बनता है। आलू की सब्जी की ही बात कर लेते हैं, तो कभी बिना मसाला के, तो कभी मसाला के, तो कभी सरसों डाल के, तो कभी धनिया डाल के, कभी बिना उसना हुआ तो कभी उसना हुआ, तो कभी बिना छिलका का तो कभी छिलका का। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि संतुष्टि बना रहे
उपयोगिता बनी रहे, एक ही प्रकार का अगर हर दिन होगा तो उस वस्तु के प्रति रुचि हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वही कहता है सीमांत प्रतिस्थापन दर, उपभोक्ता एक समान संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए जब किसी वस्तु या वस्तु के उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करता है, मतलब एक वस्तु का प्रयोग करेगा तो दूसरी वस्तु को उसको त्यागना पड़ेगा। जैसे दिन में रोटी खाते हैं तो चावल को त्यागना पड़ता है, और रात में चावल खाते हैं तो रोटी को त्यागना पड़ता है, तो दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ता है। तो दूसरी वस्तु को त्याग दिया, एक वस्तु का प्रयोग किया तो कुछ ना कुछ तो लाभ में अंतर है, तब छोड़े। तो एक वस्तु की इकाई को छोड़े, दूसरी वस्तु को उपयोग किए, तो दूसरी वस्तु से जो हमें अतिरिक्त लाभ मिला या जो उपयोगिता मिली, उसी को हम सीमांत प्रतिस्थापन, मतलब त्यागने के एवज में जो लाभ मिल गया उसी को हम सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। और अंतिम प्रश्न है, बजट रेखा क्या है या कीमत रेखा क्या है? बजट रेखा क्या है या कीमत रेखा क्या है? आपका उत्तर होगा, आप सभी जानते हैं कि एक उपभोक्ता का क्रय शक्ति निर्भर करता है उसकी आय पर। आप क्या खरीदोगे यह निर्भर करता है आपकी इनकम पर। इनकम कम होगी, इन्फीरियर गुड्स को आप खरीदेंगे, कम उपयोगिता वाली वस्तु को खरीदेंगे, लेकिन यदि आपका इनकम ज्यादा होगा तो सुपीरियर गुड्स को आप खरीदेंगे। तो कहता है उपभोक्ता की क्रय शक्ति उसके आय और वस्तु के कीमत पर निर्भर करता है। कीमत ज्यादा होगी कम खरीदेगा, कीमत कम होगी ज्यादा खरीदेगा। आय कम होगी घटिया वस्तु खरीद के काम चला लेगा, आय ज्यादा होगी अच्छा वस्तु खरीदेगा। हमने कहा पैसा कम है तो समोसा खा के काम चला लेते हैं, पैसा ज्यादा होता है रसमलाई खा लेते हो। तो प्रश्न है बजट रेखा क्या है, कीमत रेखा क्या है? आपका उत्तर होगा बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग को प्रदर्शित करती है, दिखाती है, जिन्हें उपभोक्ता अपने दी हुई आय से, दी हुई साधनों से खरीदता है या क्रय करता है। 13 अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3, इसके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।